एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। और दोस्तों हम इस एजुकेशन स्टूडियो के माध्यम से हम दोस्तों रीट लेवल 1 और 2 जो मैथ है उनके हम प्रत्येक पार्ट 2 का हम सविस्तार अध्ययन करेंगे। और सविस्तार अध्ययन करने के साथ साथ में प्रत्येक टॉपिक पर जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे। और आगे जो भविष्य के अंदर जो आपकी जो रीट लेवल 1 एंड 2 जो एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम में आने वाले जो प्रत्येक जो कंटेंट होंगे उन प्रत्येक कंटेंट पर किस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे और किस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आने की संभावना है उन प्रत्येक स्तरों पर चर्चा की जाएगी दोस्तों। और दोस्तों आप ये भी विशेषकर ध्यान रखना कि लेवल 2 L2 के लिए कक्षा 6 से लेकर जो 10 तक की जो मैथ है एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक है उन बुकों से प्रत्येक कंटेंट को उठाया जाएगा दोस्तों। ये भी आप विशेष के ध्यान रखना दोस्तों, न कि किसी अदर गाइड से। जो दोस्तों जितना जो मैटर होगा वो आपकी जो पाठ्य पुस्तक जैसे L1 है तो L1 कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से 5 तक होगी। 1 से 5 तक का जो लेवल होगा उनकी जो एनसीईआरटी बुक और आरबीएससी की जो बुक होगी उन प्रत्येक बुकों से कंटेंट उठाए जाएंगे। और इसके साथ साथ में जो L2 के जो प्रत्येक जो वीडियो होंगे उन प्रत्येक वीडियो के अंदर प्रत्येक टॉपिक के जो सॉल्यूशन वगैरह होंगे वो हमारी जो 6 से लेकर जो 10 तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक होगी उससे और जो एनसीईआरटी की जो बुक होगी उन सभी बुकों से कंटेंट लिए जाएंगे दोस्तों। और आज दोस्तों जो L1 है, L1 का जो पहला जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर आपके पास है पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और गणितीय मूल संख्याएं। तो दोस्तों हम इन 3-4 टॉपिकों के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि ये है क्या क्या चीज़ है, इनके अंदर कौन कौन सी संख्या आती हैं, किस किस प्रकार के कंटेंट मतलब क्वेश्चन वगैरह बनते हैं। तो इनके ऊपर हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दोस्तों। और अध्ययन करने के बाद दोस्तों हम इन टॉपिकों पर जो बनने वाले जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और चर्चा करने के साथ साथ में हम उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे दोस्तों। और आप दोस्तों हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहना दोस्तों, क्योंकि इसमें जो L1 है L1 के लिए ये टॉपिक है दोस्तों। और L1 के लिए नहीं दोस्तों, ये L2 के लिए भी है, क्योंकि इसमें के अंदर पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या और गणितीय मूल संख्याएं ये लगभग जो गणितीय जो पोर्शन होगा ये पूरा L1 में भी चलता है दोस्तों, L2 में भी चलता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं संख्याओं के बारे में दोस्तों। और संख्याएं दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि आपको यहाँ पर पूर्ण संख्या दिया हुआ है परंतु पूर्ण संख्या से पहले स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों हम लेंगे पहले प्राकृत संख्या। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये देखना है प्राकृत संख्या होती क्या है। तो प्राकृत संख्या का मतलब होगा दोस्तों गिनने योग्य वस्तुओं को हम प्राकृत संख्याओं के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसका मतलब होगा दोस्तों 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। ये थोड़ा हो सकता है दोस्तों ये 0 पेन है, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसका मतलब होगा दोस्तों जो प्राकृत संख्या स्टार्ट होगी वो हमेशा 1 से लेकर अनंत तक होगी। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अनंत तक हो जाएगा दोस्तों। प्राकृत संख्याओं के बाद में दोस्तों आपके पास जो अगली संख्या होगी दोस्तों वो होगी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होगी दोस्तों? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का मतलब होगा दोस्तों जब प्राकृत संख्याओं के अंदर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है से लेकर अनंत तक दोस्तों। अब दोस्तों अब आपको यहाँ पर देखना पूर्ण संख्या के बाद में आपके पास संख्या चलती है पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होगा? जब पूर्ण संख्याओं के अंदर हम ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं दोस्तों। ये विशेष के ध्यान रखना, जो प्राकृत संख्या होती है ये सभी धनात्मक संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं के अंदर क्या होता है, जब धनात्मक संख्याओं के अंदर शून्य को सम्मिलित कर ले तो उनको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्णांक संख्या का मतलब होगा जब पूर्ण संख्याओं के अंदर हम ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर ले, जिसका मतलब होगा माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत। इसका जैसे मतलब भाई माइनस का 4 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, और इस हिसाब से अनंत तक चलेंगे दोस्तों। ये है दोस्तों आपके पास पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या के बाद में दोस्तों आगे वाली जो संख्या होगी वो दोस्तों परिमेय संख्या लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे दोस्तों? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का मतलब होगा दोस्तों ऐसी संख्या हम जिनको p/q के रूप में लिखते हैं और q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। q नॉट इक्वल टू 0 यानी हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ में दोस्तों ये और तथा p व q
कौन सी संख्या हो? पूर्णांक संख्या हो। कौन सी संख्या हो दोस्तों? पूर्णांक संख्या हो। इन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे दोस्तों। जैसे आपके पास 2/3 है, 5/7 है, √4 है, क्योंकि √4 का मान दोस्तों क्या होगा? 2 होगा, और 2/1 लिख सकते हैं दोस्तों। कन्फ्यूज करने वाला 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है, न कि प्राकृत संख्या। 0 आपके पास दोस्तों पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है दोस्तों। 0 के अलावा दोस्तों अगर आपको कहीं पर दोस्तों ये कह दे कि √25 कह दे, √25 का मान बिल्कुल सही है दोस्तों, 5 हो जाएगा दोस्तों आपके पास। जैसे 22/7 कह दे, और अगर आपको दोस्तों कहीं पर पाई कह दे, तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर 4 ये टॉपिक है। इन 4 टॉपिक के ऊपर आपके पास अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो क्या होगा, और हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। कथन निष्कर्ष वाले दोस्तों क्वेश्चन क्या बनते हैं? अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है दोस्तों। ये चारों कथन, जो तीनों चारों जो कथन है वो बिल्कुल सही हैं। अगर हम दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, जैसे ये कह दें कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, नहीं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, नहीं। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिक 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे कथन वाले क्वेश्चन। ये दे दिया दोस्तों कि निम्न में से असत्य कथन है। पहला कथन ये दे दिया दोस्तों, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, एक कथन। दूसरा कथन दे दिया, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, 2 कथन। तीसरा कथन ये दे दिया भाई, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, तीसरा कथन दोस्तों। चौथा कथन ये दे दिया कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये सोचना है कि कथन कौन सा सही है दोस्तों। मैंने ये कहा कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो प्रत्येक कथन क्या होगा? सही होगा, और अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो आपका प्रत्येक कथन क्या होगा? गलत होगा। इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा कथन क्या था? प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सही है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। और जो आपका जो अंतिम जो मैंने बोला था दोस्तों, वो क्या बोला दोस्तों? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, वो बिल्कुल क्या होता है? असत्य होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, और वो भी क्या बनेगा दोस्तों? आप ये मत सोचना दोस्तों ये L1 में बनेगा, ये दोस्तों L2 का भी टॉपिक है, क्योंकि L2 के अंदर भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास पुटअप हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों आगे देखते हैं। प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय के बाद में दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूं दोस्तों, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का मतलब होगा जिन संख्याओं को हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं, उन सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √7, पाई, इलेक्ट्रॉन, इन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे दोस्तों? अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। आपके पास क्वेश्चन ये बन जाएगा कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। जैसे दोस्तों आप एक क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। देखते हैं दोस्तों, आपका जैसे दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है? जैसे मान लो आपको कह दिया भाई 2 कह दिया, बी आपके पास यहाँ पर कह दिया भाई, जैसे मान लो 22/7 कह दिया दोस्तों। जैसे आपके पास तीसरा ऑप्शन दे दिया भाई पाई दे दिया, और दोस्तों आपके पास चौथा ऑप्शन ये दे दिया, क्या दे दिया भाई? 0.6 दे दिया। और अब आपको यहाँ पर ये पूछा गया भाई अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 आपके पास परिमेय संख्या है, 0.6 भी आपके पास परिमेय संख्या है। अब सोचोगे दोस्तों 0.6 परिमेय संख्या है कैसे? क्योंकि 0.6 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 6/10 कह सकते हैं। ये p/q के रूप में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब आपके पास जो पाई होगा वो ये हमेशा कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी दोस्तों। अब दोस्तों इनके अलावा जो आपके पास संख्या पत्ती है, तो इन संख्या पत्ती के अलावा आपके पास दोस्तों और बनता है, एक तो स्थानीय मान और एक जातीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान दोस्तों आपके पास जो स्थानीय मान होता है वो दोस्तों क्या होगा? स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान का मतलब होगा आपके पास, हम दोस्तों जैसे मैंने ये कह दिया कि 5, 4, 3, 2 और 6 कह दिया,
मतलब 54,326। इसका मतलब होगा अगर आपको कहीं पर ये कह दे दोस्तों 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों 6 होगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों 2 तो होगा, परंतु 2 के बाद में कितने अंक है उतने जीरो लगा दो, तो 2 के बाद में 1 अंक है तो जीरो लगा दिया दोस्तों 20 हो गया। 3 का अगर आपको दोस्तों यहाँ पर स्थानीय मान पूछ ले तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा 3 लिखेंगे और इसके बाद में कितने अंक है 2 अंक है तो 2 जीरो लिख देंगे दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर 4 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 4, और 4 के बाद में इधर जो दाईं तरफ है वो दाईं तरफ कितने अंक है 3 अंक है तो दोस्तों कितने जीरो लगा देंगे 3 जीरो। और 5 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो दोस्तों हम 5 के बाद में कितने अंक हैं तो 4 जीरो हैं तो दोस्तों 5 के बाद में क्या लिख देंगे 4 जीरो लिख देंगे। ये आपका टॉपिक हो जाएगा स्थानीय मान ज्ञात करना। ये तो था दोस्तों, ये आपके पास स्थानीय मान हो गया। अगर आपके पास पॉइंट में यहां पर जैसे 2 दे दिया और 7 दे दिया, अगर आपको यहां पर ये कह दे कि 2 का, चलो यहां पर 2 आ गया तो यहां पर 2 नहीं लिखेंगे, चलो आप हम दोस्तों यहां पर क्या लिख देंगे, जैसे मान लो 8 मान लो दोस्तों, 8 का मान लिया, आपको यहाँ पर स्थानीय मान पूछ लिया तो दोस्तों आपके पास जो 8 का स्थानीय मान होगा वो क्या होगा दोस्तों 8 तो हो गई, परंतु 8 बटावा क्या लिखेंगे दोस्तों इसको हम 10 लिख देंगे दोस्तों। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर 7 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो 7 तो लिखेंगे, और 7 से पहले दशमलव कितने अंक पहले हैं आपके पास, यहाँ पर दोस्तों 7 है तो 7 है वो दशमलव, ये आपके पास यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव है, और दशमलव के बाद में कितने अंक पर 7 है 2 अंक ऊपर, तो बटावा क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो आपके पास 7 बटावा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये टॉपिक कौन सा हो जाएगा स्थानीय मान का हो जाएगा। स्थानीय मान के अलावा आपके पास दोस्तों एक है जातीय मान। कौन सा मान? जातीय मान। जातीय मान का मतलब होगा स्वयं किसी संख्या का स्वयं अंक ही उसका जातीय मान होता है। जैसे आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये पूछ लिया कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान दोस्तों क्या होगा 5 होगा। अगर आपको दोस्तों इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले कि 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको कहीं पर ये पूछ ले 6 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा दोस्तों। ये था आपके पास दोस्तों स्थानीय मान हो गया, जातीय मान हो गया। इसके अलावा आपके पास था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता हूं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का मतलब होगा वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं का भाग नहीं जाता हो, उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों जो 1 होगा वो 1 न तो आपका भाज्य होगा नहीं अभाज्य संख्या होगा। और आपका दोस्तों अभाज्य संख्या स्टार्ट होगी कहाँ से? स्टार्ट होगी 2 से। 2 है, 3 है, 3 के बाद में कितना होगा 5 हो जाएगा दोस्तों। 5 के बाद में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 के बाद में दोस्तों 11 हो जाएगा। 11 के बाद में 13 हो जाएगा दोस्तों। फिर 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा दोस्तों, फिर 23 हो जाएगा आपके पास में। इस प्रकार से दोस्तों चलता रहेगा आपके पास। इन सभी संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे दोस्तों? अभाज्य संख्या कहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर 2 लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 लेटेस्ट क्वेश्चन ये बढ़ेंगे कि आपको यहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा कि क्या प्रत्येक अभाज्य संख्या, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो हालांकि जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर लगभग 2016-17 के लगभग जो एग्जाम लगी थी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसमें यह आता है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती हैं? 25 होती हैं। कितनी होगी दोस्तों? 25। प्रथम 100 अभाज्य संख्याओं में, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होगी दोस्तों? 25 होगी। अगर आपको वहीं पर यह पूछ ले कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में विषम अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों आपके पास कितनी हो जाएगी? 24 होगी। क्योंकि 25 क्यों नहीं होगी? जो 2 होगा वो केवल क्या होगा? सम संख्या होगी, और बाकी क्या होगी? विषम संख्या। इसका मतलब दोस्तों आपको ये देखना है कि जो प्रत्येक अभाज्य संख्या होती है वो 2 को छोड़कर बाकी सभी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। और आपके पास जो 2 होगा वो क्या होगा? सम संख्या होगा। इसके ऊपर आगे हम दोस्तों और क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अब अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या के बाद दोस्तों कौन सी संख्या आती है आपके पास? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो दोस्तों भाज्य संख्या का मतलब होगा अभाज्य संख्याओं के अलावा जो शेष बची जो संख्याएं होंगी उनको हम भाज्य संख्या कहेंगे, या वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग भी जाता हो। जैसे आपके पास न तो 2 होगा न 3 होगा, कौन सी संख्या होगी? 4 होगी। 4 के बाद में 6 होगा, 6 के बाद में 8 होगा, 8 के बाद में दोस्तों 9 होगा, 9 के बाद में 10 होगा, 10 के बाद में कितना होगा दोस्तों? 12, फिर 14, 15, 16। इस प्रकार से हम चलते रहेंगे दोस्तों।
अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो दोस्तों क्या होगी 4 होगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी, तो दोस्तों आपके पास क्या होगी 9 होगी। ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, आपके पास यहाँ पर जो 2-3 प्रकार जो किस्म बनेंगे वो आपको आगे इसमें जरूर मिल जाएंगे दोस्तों। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर ये और देखना है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या में भाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों, 76 होती है। ये जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 76 हो जाएगी। अब इसके अलावा आपके पास अभाज्य संख्या आ गई, भाज्य संख्या आ गई, गणितीय संक्रिया है। तो गणितीय संक्रिया का मतलब होता है आपके पास जोड़ बाकी गुणा भाग। गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया। और गणितीय संक्रिया का मतलब होगा आपके पास बोडमास नियम है, वी बोडमास नियम। अब आपके पास जो लेवल है L1 और L2, वहां पर डिवीजन का मतलब होगा भाग होगा, गुणा होगा, जोड़ होगा और बाकी होगा, ये है। परंतु दोस्तों हम पूरा देख लेते हैं। वी का मतलब होगा वार, वी का मतलब होगा रेखा बंधनी, मतलब रेखा बंधनी वाला क्वेश्चन सबसे पहले हल होगा, मतलब रेखा बंधनी। बी का मतलब होगा दोस्तों ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होगा कोष्टक होगा दोस्तों। और कोष्टक भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, एक तो छोटा कोष्टक होगा, एक मंझला कोष्टक होगा दोस्तों, और एक क्या होगा बड़ा कोष्टक होगा। ओ का मतलब दोस्तों क्या होगा ओप होता है, ओप का मतलब होगा दोस्तों का होगा, और का मतलब होगा दोस्तों गुणा। ये हो जाएगा। डी का मतलब होगा डिवाइड करना, मतलब भाग हो जाएगा आपके पास। एम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा दोस्तों। ए का मतलब एडिशन हो जाएगा, मतलब जोड़ हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन इसका मतलब होगा लेस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस का मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पहले रेखा बंधनी आएगी तो रेखा बंधनी कॉल करेंगे। अगर रेखा बंधनी के बाद में अगर कोष्टकों के ऊपर कोई क्वेश्चन बने तो पहले छोटा हल करेंगे, फिर मंझला, फिर बड़ा हल करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ओप वाला जाए या क्या वाला जाए तो का को हल करेंगे, फिर भाग, गुणा, जोड़ो, बाकी। इनसे संबंधित जैसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पास जैसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों देखना। जैसे दोस्तों मैंने ये कह दिया 24 भाग 12 माइनस का 3 गुणा 4 प्लस का 6, ये आपके पास दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल दोस्तों ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। तो आपको सबसे पहले क्या हल करना होगा दोस्तों, भाग हल करना होगा, क्योंकि 12 का भाग 24 में हम कितने बढ़ देंगे दोस्तों 2 बढ़ जाएगा दोस्तों। और भाग के बाद में हम दोस्तों क्या हल करेंगे, गुणा हल करेंगे, तो 312 हो जाएगा। और दोस्तों प्लस का क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। तो दोस्तों 2 को और 12 को जोड़ेंगे, या 2 और 6 कितना है 8 हो जाएगा। प्लस का 8 हो जाएगा दोस्तों, और माइनस का 12 होगा। तो दोस्तों माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम हल कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास गणितीय संक्रियाओं से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन। अब दोस्तों इन टॉपिकों पर हम चर्चा करने के बाद जो इन पर जो बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में हाल ही एग्जामों में पूछे गए हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद ये और देखेंगे कि इन क्वेश्चन से संबंधित रिलेटिव क्वेश्चन और कौन से बनते हैं, वो हम प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर उनको हम दोस्तों हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास क्या है कि निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों आपके पास प्राकृत संख्या 1 है, 2 भी है, 3 भी है। तो आपके पास प्राकृत संख्या यहाँ पर कौन सी नहीं होगी, 0 हमेशा कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से अनंत की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर ये कहा गया है भाई प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो दोस्तों क्या होगा, n गुणा n प्लस 1/2। ये याद रखना दोस्तों, n इंटू n प्लस 1/2। तो दोस्तों अब आपके पास n का मान क्या है 100 है, गुणा 100 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा 101 होगा। और दोस्तों हम 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 100 में कितने बढ़ जाएगा दोस्तों 50 बढ़ जाएगा। और 50 को हम दोस्तों 101 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 को इससे गुणा करेंगे तो 5050, तो 50 हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका जो ऑप्शन होगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये है दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसी क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूं। अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन ये दे दे, कि 21 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। तो दोस्तों अब आपको यहां पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कोई कहीं पर बन जाए तो उसको हम कैसे किस हिसाब से हल करेंगे। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पे 30 है,
तो दोस्तों इसको हल करने का एक ही तरीका है। क्या है तरीका? 1 से लेकर 30 तक का योग कर लेंगे दोस्तों। 1 से 30 माइनस, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 21 से 30 तक है तो उसमें से हम दोस्तों 1 से 20 तक का हम योग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो आपको याद है दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 बटावा क्या हो जाएगा 2, n इंटू एन प्लस 1 बटावा 2। तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपके पास दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, 30 तक का योगफल ज्ञात करेंगे तो n का मान 30 होगा दोस्तों, और 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 होगा दोस्तों, और 2 का भाग देंगे यहाँ पर, फिर माइनस 1 से 20 तक है तो 20 होगा n का मान, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा, और 21 में फिर किसका भाग दे देंगे दोस्तों 2 का। तो 2 का भाग हम अगर दोस्तों 30 में देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और 15 को इससे गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 15 थी 45 एक दोस्तों कितना होगा 46 होगा, और यहाँ पर दोस्तों 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 पड़ जाएगा, और 10 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा दोस्तों। और 465 में से अगर आप दोस्तों 210 घटाएंगे तो 5 में से 0 गया जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा दोस्तों, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो अगर आपको कहीं पर ये पूछ ले कि 21 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, तो दोस्तों आपको 1 से लेकर 30 तक का योग ज्ञात करके 1 से 20 तक घटा दो, तो अब आपके पास वहां पर 21 से लेकर 30 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्या में विषम अभाज्य संख्या। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन गया, प्रथम 100 प्राकृत संख्या में विषम अभाज्य संख्या। हालांकि मैंने कहा था कि अगर विषम ना होगी तो अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों 25 होती है, परंतु आपके पास पहला ऑप्शन 25 है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पर कौन सी संख्या पूछ ली, विषम संख्या पूछ ली। तो दोस्तों कितनी होती है हमेशा 24, 25 नहीं होती है दोस्तों, कितनी होती है 24। ठीक है दोस्तों, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृत संख्या में भाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको दोस्तों बताया था, और भाज्य संख्या हमेशा कितनी होती है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम 100 प्राकृत संख्या में अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों। अब आपके पास यहां पर वो क्वेश्चन आ गया, अब आप सोचोगे 24 नहीं दोस्तों, कितनी होगी 25, क्योंकि आपके पास 2 3 मतलब पूरी प्रत्येक संख्या रिपीट हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से भाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, 4 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या पर तो 11 नहीं। तो दोस्तों आपको भाज्य संख्या की परिभाषा क्या देखनी है कि वे संख्या जिनमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता हो, जैसे 4 में 4 का जाएगा, 1 का जाएगा, इसके अलावा 2 का और जा रहा है, 6 है तो 6 में 1 का जाएगा, 6 का जाएगा, परंतु इसके अलावा 2 और 3 का और जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। 8 है तो 8 में 2 का 4 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा, इनके अलावा 2 और 4 का और जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या है। और जो 11 होगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 हो जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 2 नहीं। देखो दोस्तों मैंने अभाज्य संख्या के भरोसे क्वेश्चन देख लिया दोस्तों, यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो दोस्तों हमेशा भाज्य संख्या न तो 1 है, न 2 है, न 3 है, तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, क्योंकि हमेशा भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों 4 6, 2 और 3 तो होगी नहीं, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, फिर 10, फिर 12, फिर 13 नहीं होगी, फिर 14, फिर 15, इस हिसाब से चलते रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों 9 होगी। आगे नेक्स्ट, निम्न में से सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो वही दोस्तों कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। विषम भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 9। कई सोचेंगे 3 होगी, 3 बिल्कुल भी नहीं है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 11 भी कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से रूढ़ संख्या। अब दोस्तों अब रूढ़ संख्या दे दिया, रूढ़ संख्या दोस्तों ध्यान रखना, अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या रूढ़ संख्या, ध्यान रखना। अभाज्य संख्या को ही हम कौन सी संख्या कहेंगे रूढ़ संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या कह दो या रूढ़ संख्या कह दो, तो रूढ़ संख्या नहीं है, इसका मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, परंतु 4 नहीं है। अब दोस्तों रूढ़ संख्या का मतलब अभाज्य संख्या होता है, और भाज्य संख्या का मतलब होता है यौगिक संख्या। देखो अब यौगिक संख्या की, यौगिक संख्या का मतलब हो जाएगा भाज्य संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों भाज्य संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों आपके पास भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या देखो दोस्तों नहीं है, 4 भाज्य संख्या है, 6 है,
8 है परंतु क्या नहीं है, 7 नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों। अब ध्यान ये रखना दोस्तों, प्रत्येक ऋणात्मक संख्या की तुलना में जो शून्य होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ी संख्या। तो क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 95, 67 में 6 का स्थानीय मान, 6 का जाति मान। तो दोस्तों 6 का जाति मान, तो जाति मान का मतलब होगा जो संख्या का अंक होगा वही उसका क्या होगा, जाति मान होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 57,684 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 7 के आगे कितने अंक है, 3 अंक है, तो 7000 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 7000, जो पिछले मैंने आपको बता दिया दोस्तों। 67, 89, 54 में 8 का स्थानीय मान तथा 5 का जाति मान का अंतर ज्ञात करो। तो दोस्तों 8 का, पहले 8 का क्या लिखेंगे दोस्तों, स्थानीय मान। तो 8 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 के आगे 3 अंक है तो 8000 हो जाएगा दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, 8000 लिख देंगे पहले, ठीक है दोस्तों। 8 के बाद में क्या है, तथा 5 का जाति मान। 5 का जाति मान दोस्तों क्या होगा, 5 होगा। इसका दोस्तों अंतर पूछा है तो यहाँ पर 7900 कितना बचेगा दोस्तों, 95। 7995, तो 7995 ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, गलती बहुत ज्यादा होती है इस क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर गलती क्या होती है कि हम शून्य का हम प्रयोग क्या यहाँ पर करें। तो देखो अंक 0, 2, 3, 1, 5 का प्रयोग करते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या का मतलब ज्ञात करने का होगा पहले बड़ा अंक, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो दोस्तों यहाँ पर 5 अंकों की संख्या पहुंची है। यहाँ पर अंक कितने, 5 है, 0 है, 2 है, 3 है, 1 और 5 है। तो यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी, तो सबसे बड़ा अंक क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। 5 के बाद में 3 होगा, इसके बाद में छोटा, फिर छोटा 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर क्या होगा 0, 53,210 होगा। तो 53,210, तो आपके पास दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब हो जाएगा 53,210। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दूं, गलती कहाँ पर होती है, बड़ी संख्या तो निकाल लेंगे सभी, परंतु दोस्तों छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। कौन सी संख्या, छोटी संख्या। छोटी संख्या ज्ञात करते वक्त सभी क्या लिखेंगे, इसको ठीक उल्टा लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 5, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर कहीं पर ये पूछे तो इस संख्या में कितने अंक हैं, केवल 4 अंक हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर चाहे कितनी 0 लगा दो कोई महत्व नहीं, चाहे 10, 100 लगा दो 0, उनको हम अंक नहीं मानेंगे। यहाँ पर केवल अंक हैं 5, 3, 2, 1, मतलब यहाँ पर कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। और अगर आपको यहाँ पर ये पूछे दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो जो दोस्तों 0 होगा वो 1 के बाद में चला जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, 2 और फिर 3 और फिर 5, 10,235, ये क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5, 6, 0, 3 का प्रयोग करते 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक वो का वो क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो ध्यान देना दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, अंक 0 है, तो 0 तो लेंगे नहीं दोस्तों, हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 3, फिर 3 के बाद में क्या होगा, 0 होगा, फिर क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 0, 3 और 5, 6 लिखेंगे, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। आपका 30, 56, तो 30, 56 आपका ये ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 4, 0, 6, 5 का प्रयोग करते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे पहले हम दोस्तों सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा अंक क्या होगा, 6 होगा। 6 के बाद में दोस्तों 5 होगा, 5 के बाद में 4 होगा दोस्तों, फिर 3 होगा और फिर क्या होगा, 0 होगा दोस्तों। 6, 5, 4, 3, 0। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों 0 को विशेष का ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि 0 क्या होगा, बाद में आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 लिखेंगे। ये आपके पास दोस्तों बड़ी संख्या है और ये क्या है दोस्तों, छोटी संख्या है। इनका अंतर पूछा तो घटा दो दोस्तों। 10 में 6 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा दोस्तों। 3, 12, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा। और यहाँ पर 9, 3 बचेगा, 13 में से 6, 3, 9 आएगा दोस्तों। यहाँ पर 4 का 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 34,976, तो 34,976 तो दोस्तों आपका ऑप्शन 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संख्या 3, 6, 9, 12, 1। दोस्तों ये आपके पास बहुत एग्जाम, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। और दोस्तों ये बिल्कुल जिसको भाग विधि नहीं आती है उनके 100% डाउट होता है दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने का। एक ही तरीका, 3, 6, 9, 12, 1 और भाग दे दो 3 का। तो दोस्तों 3 का भाग 3 में देंगे तो कितने में जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। फिर आगे वाला उतारेंगे 6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे वाला उतारेंगे दोस्तों 9, तो 3 9 हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। फिर आगे वाला उतारेंगे 1, और यहीं पर दोस्तों गलती कर देते हैं, यहाँ पर भाग टूट के क्या हो जाएगी, बिंदु, क्योंकि अब आगे वाला अंक आएगा 2 आएगा, तो 300 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर इसको
आगे क्या उतारेंगे, 1 उतारेंगे तो अब इसमें भाग नहीं जाएगा और दोस्तों क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे अपन। तो पॉइंट नहीं लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या लगाएंगे 0। अगर ऊपर से आपने अंक उतारा, भाग नहीं जा रहा है, तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर भाग टूट की बिंदु होगी, फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। ये विशेष का ध्यान रखना दोस्तों। 10 तो 3 3 9, तो यहाँ पर 3 3 चलता रहेगा दोस्तों। तो अब देख लो दोस्तों, न तो आपका पहला ऑप्शन होगा न दूसरा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। 1 2 3 0 4 0 पॉइंट 3 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि 23,565 m 8 से पूर्णतः विभाजित है तो m का मान क्या होगा। अब दोस्तों यहां पर विभाजकता का नियम बताता हूं मैं दोस्तों, विभाजकता का नियम या भाजकता का नियम। अब भाजकता का नियम दोस्तों, भाजकता का नियम का मतलब होगा दोस्तों, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का नियम क्या होगा, 2 का नियम दोस्तों ये होगा, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, ठीक, या सम संख्या हो, उन सभी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों। 3 का दोस्तों अंकों का योग, अंकों का योग में किसका भाग जाए, अंकों का योग में 3 का भाग जाएगा। अब दोस्तों यहां पर क्या है, 3 का भाजकता का नियम। तो दोस्तों 3 का भाजकता का नियम ये होगा कि अंकों का जो योग होगा उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे दोस्तों मैंने कह दिया 81 कह दिया, तो 81 में दोनों अंकों का योग क्या होगा 9, और 9 में 3 का भाग जाएगा तो 81 में 16 किसका भाग जाएगा, 3 का। जैसे 4 का नियम दोस्तों, 4 का जो नियम होगा उस 4 के नियम में ये ध्यान रखना है कि या तो इकाई और दहाई 2 शून्य हो, या अंतिम दोनों अंकों में, अंतिम दोनों अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग है, का पूरा पूरा भाग जाए भाई। जैसे मैंने कह दिया दोस्तों 100 कह दिया, 100 में जाएगा 25 100। या दोस्तों मैं अगर आपको ये कह दूं भाई 160, जैसे मानो मैंने कह दिया भाई 204 है, अंतिम 2 अंक क्या है 0 4 है, तो 0 4 में 4 का भाग 1 बढ़ जाएगा, तो 204 में अगर आप दोस्तों 4 का भाग दोगे तो बिल्कुल कल भ्रम जाएगा। आगे दोस्तों किसका देखेंगे, 5 का, जिसका इकाई अंक क्या हो 0 हो, इकाई अंक क्या हो 0 हो, उसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों 5 का। या जिसका इकाई अंक 5 हो, जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, उन सभी संख्या में किसका भाग जाएगा पूरा पूरा 5 का। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे मान लो दोस्तों मैंने कह दिया 265 कह दिया दोस्तों, मैंने कह दिया 71 60 कह दिया दोस्तों, मान लो इसका इकाई अंक 5 है, इसका 0 है, तो पूरा पूरा हो जाएगा। 5 के अलावा दोस्तों किसका नियम देखेंगे 6 का, तो वे संख्या जिनमें 2 का और 3 की भाजकता का नियम पूरा पूरा जाए, 2 और 3 का नियम लागू हो, 2 और 3 का नियम क्या हो लागू हो, तो वहाँ पर 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा दोस्तों। 6 के बाद में आपके पास दोस्तों किसका भाग देखेंगे, 7 का भाग देखेंगे हम, किसका 7 का। तो 7 का नियम क्या होगा दोस्तों, इकाई अंक का दुगुना अगर हम शेष अंकों में से घटा देंगे और घटाने के बाद जो संख्या होगी उसमें अगर 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वहाँ पर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मान लो दोस्तों 7 का हम 15 × 105, 15 × 120, 15 × 135, जैसे मान लो दोस्तों आपके पास 7 है तो 861 दोस्तों, 861 का मतलब दोस्तों 7 का पूर्णतया भाग जाएगा नहीं जाएगा। जैसे दोस्तों इकाई अंक क्या है 1 है, 1 का दुगुना क्या होगा 2 होगा, और 2 को हम 86 में से घटाएंगे, 86 में से दोस्तों 2 को घटाएंगे तो आपके पास दोस्तों कितना आएगा 84 आएगा, और 84 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो दोस्तों 7 का भाजकता का नियम क्या होगा, वे संख्याएं जिनके इकाई अंक को दुगुना करके शेष अंकों में से घटाने पर जो प्राप्त जो संख्या होगी उसमें 2 का 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, या तो 0 हो जाए या 7 का पूर्णतया विभाजित हो, तो वहां पर किसका भाग जाएगा 7 का। आपके पास एग्जाम्पल 7 के बाद में दोस्तों कितना क्या होगा 8 होगा। 8 का मतलब होगा या तो अंतिम 3 अंक 0 हो, अंतिम 3 क्या हो अंक 0, जैसे 1000, या अंतिम 3 अंकों के अंदर 8 का पूरा पूरा भाग जाए, वहां पर 8 का नियम लागू होगा दोस्तों। और 9 का मतलब क्या होगा, अंकों के योग में 9 का भाग जाए, 9 का भाग जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 10 का नियम क्या होगा, इकाई अंक 0 हो, ठीक है दोस्तों। 11 का मतलब होगा सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर या तो 0 हो
या 0 के अलावा अगर 11 का गुणज हो, जैसे 1331 है दोस्तों, 1331 है, विषम 1 और 3, इसका योग कर दो 4, मतलब 1 नंबर पर है और ये 3 नंबर पर है, ये 2 पर और ये 4 पर है, तो ये सम स्थान हो गया, तो 3 का रेखा कितना होगा, योग 4 होगा। अब दोनों का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वहां पर किसका पूरा पूरा भाग जाएगा, 11 का। ये दोस्तों आपके पास 2 का नियम था, 3 का था, 4 का था, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 एंड 11। ये आपके पास जो प्रत्येक जो रूल्स हैं वो दोस्तों भाजकता के रूल्स हैं। इनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं आगे दोस्तों। हाँ ये है दोस्तों 2356 एम 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो m का मान क्या होगा, m का मान मतलब 8 से पूर्णतः विभाजित, जिसका मतलब होगा अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, मतलब 3 अंक तो सुने नहीं, चलो छोड़ो। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखना है कि अंतिम 3 अंकों में जैसे 65 है और 65 के बाद में m आ गया और 65 के बाद में m आ गया और m के साथ में अगर एक सपोज करो ऑप्शन आप दोस्तों 2 मान लो और फिर 8 का भाग दे रहे हो, तो 8 20 64 हो जाएगा दोस्तों। 8 20 64 के बाद में कितना बचेगा, 12 बचेगा, 8 एकम 8 होगा और 8 के बाद में दोस्तों आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 में तो इसमें तो 2 तो नहीं होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपके बाद में 5 के बाद में अगर 3 ले लें तो दोस्तों अगर 8 का भाग यहाँ पर देंगे तो 8 20 64 होगा, 64 के बाद में कितना होगा, 13 होगा, ठीक है दोस्तों, और 13 होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास 13 होगा तो 5 बढ़ जाए 5 शेष में बचेगा, पर तो होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो अगर 3 की जगह दोस्तों हम 8 ले लें तो ये कितना ले लें दोस्तों, 6 ले लें, 6 5 6 ले लें, तो यहाँ पर 8 20 64 होगा, 8 दूनी 16, तो दोस्तों आपका m का मान क्या होगा, 6। ये देखते हैं दोस्तों, अगर आपको यहाँ दोस्तों इस हिसाब से सुना जाएगा तो 5 का भाग 25 में कितने में जाएगा दोस्तों, 5 में जाएगा, 8 का भाग 16 में कितने में जाएगा, 2 बर, तो माइनस का 2/5, तो माइनस का 2/5 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6/7 बराबर p गुणा p बराबर 6/7 हो तो p का मान ज्ञात करो, तो दोस्तों p बराबर क्या होगा, 6/7 है, तो दोस्तों ये 6 होगा इधर ऊपर से गुणा, ये 7 होगा ऊपर गुणा और 6 कहाँ पर आएगा दोस्तों, नीचे, तो 6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, इसका मतलब होगा p का मान 1 होगा। तो दोस्तों आपके पास न तो 0 होगा, न 2 होगा, न 3 होगा और ऑप्शन कोई नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 89,079 का मतलब होगा 89 हजार, और आपके पास दोस्तों क्या है 79 का मतलब होगा 79, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 89,079, तो दोस्तों आपके पास ये ऑप्शन होगा दोस्तों। इनका विशेषकर ध्यान रखना, गलती होने की ज़्यादा संभावना रहती है। 1000 में कितनी दहाइयाँ होती हैं, 1000 में कितनी दहाइयाँ होती हैं, 100 दहाइयाँ होती हैं दोस्तों, कितनी दहाइयाँ होती हैं, 100। आपके पास सी का मतलब दोस्तों 100 होता है, कितना होता है, 100। अब सी से पहले अगर हम ये 10 लगा दें तो इसका मतलब होगा 100 में से 10 कम कर दो तो 90 हो जाएगा, और अगर सी के बाद में 10 लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास कितना दोस्तों, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 500 को दोस्तों संख्या में क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, डी। ये रोमन संख्या है दोस्तों, ये विशेषकर ध्यान रखना L1 के लिए। निम्न में से भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या न तो 5 है, न 13 है, न 23 है, तो भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 12। विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है दोस्तों, विषम का मतलब होगा 1 को 3 को जोड़ दो, या 3 को 5 को जोड़ दो, 7 को 9 को जोड़ दो, तो 1 3 कितना होगा, 4 होगा, 3 5 कितना होगा, 8 होगा, 7 14 15 16 होगा। अगर आप ध्यान रखना, अगर विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमेशा ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्ववर्ती का मतलब होगा पहले वाला अंक होगा, उत्तरवर्ती का मतलब होगा 12 उसके बाद वाला हो जाएगा। तो 1203 की पूर्व 1203 से पहले 1202 आएगा, तो दोस्तों 1202 हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर परवर्ती पूछ ले, उत्तरवर्ती पूछ ले, कौन सा उत्तरवर्ती पूछ ले, तो उत्तरवर्ती का मतलब दोस्तों आपके पास 1203 के बाद में कौन सा आएगा, 1204 हो जाएगा दोस्तों। देखो उत्तरवर्ती 2313 है, तो 2313 का कितना मतलब हो जाएगा, 2314। पूर्ण संख्या है, कौन सी संख्या, पूर्ण, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, न ये है न ये है, तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 तथा 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, 32 और 53, 32 और दोस्तों 53, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो 20 का मतलब होगा 32 के बाद में 8 हो जाएगा,
8 40, 10 वो जाएगा, फिर 2 वो हो जाएगा, मतलब 33 से लेकर 52 तक। तो आपके पास दोस्तों कितनी संख्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइनस का 17 फिर माइनस माइनस। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर ध्यान रखना, अगर समान चिन्ह को गुणा करेंगे, जैसे प्लस को प्लस से गुणा करें या माइनस को माइनस से गुणा करें, तो हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस होगा। अगर हम दोस्तों प्लस को माइनस से गुणा करें या माइनस को हम प्लस से गुणा करें, तो दोस्तों हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। तो अगर समान चिन्ह को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, असमान चिन्ह को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 17 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 17। तो 17 में से 17 जाएगा, तो दोस्तों आपके पास क्या बचेगा? 0। अब देखो दोस्तों ब्रैकेट वाला आ गया। तो यहाँ पर पहले हम इसको हल करेंगे। तो 12 का भाग हम माइनस का 36 में देंगे, तो दोस्तों कितना होगा? माइनस का 3 होगा, फिर भाग 3। तो 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार, और एक किसका होगा? माइनस का। तो दोस्तों आपका ऑप्शन होगा द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब होगा, गुणात्मक तत्समक मतलब वो की वो संख्या आएगी। तो दोस्तों आपके पास क्या होगा? 1 होगा। अब दोस्तों आज का जो ये वीडियो था, इस वीडियो के अंदर लगभग 30-35 क्वेश्चन थे। इनके ऊपर हमने विस्तृत चर्चा की, और चर्चा करने के बाद हमने दोस्तों प्रत्येक टॉपिक के बारे में हमने सविस्तार अध्ययन किया। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आप दोस्तों इस प्रकार की क्लासों से अवगत होने के लिए आगामी हमारी जो क्लासें होंगी उन क्लासों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एनडीसी एजुकेशन, इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। एडीसी इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और आगामी जो वीडियो होंगे वो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के बेहतरीन इसी प्रकार की जो क्लासें होंगी उनके ऊपर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इन टॉपिकों में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने, इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करने के बाद इनके ऊपर जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन हैं और बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे उन प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर हम इस प्रकार से टॉपिक टू टॉपिक हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे दोस्तों। आप दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करना, क्योंकि रीट लेवल 1 और 2 जो मैथ के हैं उन सभी कैंडिडेटों को हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रत्येक को सहायता मिल सके दोस्तों। और हालांकि दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आज का जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर अगर किसी का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिसका हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर लेंगे दोस्तों। और आप दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।